स्वागत है आपका उत्कर्ष IAS एकेडमी में। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज जो है हम मगध के उत्कर्ष को जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में जो है पूरे तरीके से ट्रिक्स के साथ सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आपको जो है किसी प्रकार से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहानी की तरह सारी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है। दोनों माध्यमों से आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। मगध का उत्कर्ष है। सबसे पहले आप लोगों ने जो है 16 महाजनपदों के बारे में जो है पढ़ा होगा। इन 16 महाजनपदों में जो है मगध काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी ताकतवर एक जनपद था और इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी राजगृह। तो इसी के बारे में इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मगध जो महाजनपद था काफ़ी पावरफुल था, काफ़ी शक्तिशाली था। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मगध महाजनपद है इसके शक्तिशाली होने के पीछे कौन कौन से कारण रहे होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मगध का उत्कर्ष, यहाँ पर समझिए मगध के जो है शक्तिशाली होने के कारण पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला कारण यदि हम देखें तो मगध जो है प्राकृतिक रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित था। ये जो है पहाड़ियों से पूरी तरीके से घिरा हुआ था, साथ ही साथ इसका जो क्षेत्र था पूरी तरीके से नदियों का क्षेत्र था। इसी कारण से इसको जो भेद पाना है काफ़ी ये जो है अभेद्य बन जाता था, दुर्गम ये जो है बन जाता था। तो ये जो है प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, इसी कारण से ये जो है काफ़ी पावरफुल बन पाया। दूसरा रीज़न यदि हम देखें मगध के जो है शक्तिशाली होने का तो ये था खनिजों की उपलब्धता। यहाँ पर जो है लोहे की प्रचुरता ने जो है मजबूत हथियार और कृषि उपकरण बनाने में जो है मदद की थी। इनके पास जो है लोहे की काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है प्रचुरता देखने को मिलती है। इसी कारण से ये जो है अपना जो हथियार है काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर पाते थे। साथ ही साथ कृषि जो उपकरण है बनाने में भी इनको जो है काफ़ी आसानी से जो है इनको मदद हो जाती थी। तो ये जो है दूसरा इसका कारण हो जाएगा खनिजों की उपलब्धता। तीसरा रीज़न यदि हम देखें तो यहाँ पर इनके पास जो है उपजाऊ भूमि थी। जैसा कि हमने देखा ये जो है गंगा के मैदान की जड़ोड़ मिट्टी पर ही जो है होने के कारण इसकी जो भूमि है काफ़ी उपजाऊ थी। पैदावार भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से होता था और यहाँ पर टैक्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से वसूला जाता था। तो ये भी एक कारण जो है तीसरा नंबर का हम बोल सकते हैं मगध के जो है शक्तिशाली होने का कारण। चौथा कारण था इसमें हाथियों का प्रयोग। ये जो है युद्धों में जो है हाथियों का जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग करते थे, इससे जो है ये काफ़ी ताकतवर बन गया था। तो ये सारे के सारे कारण थे जो है मगध के शक्तिशाली होने का। कौन कौन सा कारण देखें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला कारण था प्राकृतिक रूप से जो है सुरक्षित था। दूसरा चीज़ यदि हम देखें तो खनिजों की यहाँ पर जो है उपलब्धता देखने को मिलती है। तीसरा चीज़ इसकी जो भूमि थी काफ़ी उपजाऊ थी, पैदावार भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता था। और चौथा कारण था हाथियों का प्रयोग। तो इन सभी कारणों से मगध काफ़ी जो है पावरफुल, काफ़ी शक्तिशाली रूप से जो है अच्छे तरीके से जनपद महाजनपद के रूप में जो है उभर करके आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं एक चीज़ कि मगध साम्राज्य, यहाँ पर जो है ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यहाँ पर 7 राजवंशों ने जो है शासन किया था। और लेकिन हम इस वीडियो में जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इन्हीं वंशों के बारे में इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं। मौर्य वंश तक जो है ये जो वीडियो है वो आपका होने वाला है। तो यदि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है 7 राजवंशों ने मगध पर जो है शासन किया था। और यहाँ पर नोट करके एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मगध पर जो है प्राचीन काल से लेकर के मौर्य काल तक मुख्य रूप से जो है 7 राजवंशों ने यहाँ पर जो है शासन किया था। हर्यक वंश से जो है मगध का साम्राज्य बनने की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो है बृहदत्त वंश को जो है सबसे प्राचीन माना जाता है जो कि महाभारत काल से जो है संबंधित था। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम जो है बात करते हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो इन सभी वंशों ने जो है क्या किया था, मगध पर जो है शासन किया था। और यदि आपको ये जो चीज़ है याद नहीं होती तो ट्रिक्स यहाँ पर लगा सकते हैं हसीन मौसम करके। हसीन मौसम से क्या हो जाएगा, ह से आपका हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा आपका नंद वंश और मौसम से हो जाएगा आपका मौर्य वंश। तो इसी तरीके से पूरे ट्रिक्स के साथ और बेहतरीन तरीके से सरल तरीके से सारी चीज़ों को जो है समझने वाले हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वंश देखते हैं हम जो है हर्यक वंश का। इसका टाइमलाइन था 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक इन्होंने जो है शासन किया था पूरे मगध पर। कौन से वंश ने, हर्यक वंश ने।
यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यक वंश को जो है और कौन से वंश के नाम से जाना जाता है, या हर्यक वंश को जो है दूसरे कौन से वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हर्यक वंश है इसको बोला जाता है पितृहंता वंश, इसको जो है कहा जाता है। आपको अच्छे से इसको जो है याद रखना है, पितृहंता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को। क्यों कहा जाता है इसको हम जो है आगे आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे, पहले आप जो है इसको समझिएगा। तो हर्यक वंश सबसे पहले जो है मगध पर जो है शासन करता है, इसी को पितृहंता वंश जो है कहा गया। हर्यक वंश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक ये जो है शासक हुए हैं हर्यक वंश के। तो इनको आपको जो है याद रखना है। याद करने के लिए यहाँ पर जो है बौना नाम का एक जो ट्रिक है यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए चित्र में यहाँ पर एक बौना व्यक्ति जो है खड़ा हुआ है, यही से हमारा एक जो ट्रिक है यहाँ पर बनता है। जैसे यदि आपको कोई पूछ दे कि हर्यक वंश पर जो है कितने शासकों ने जो है शासन किया था, तो आपको बताना है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। तो बौने नाम से यहाँ पर ट्रिक बना सकते हैं। बी से आपका हो जाएगा बिंबिसार, ए से हो जाएगा आपका अजातशत्रु, यू से हो जाएगा आपका उदयन और ए से हो जाएगा नागदशक। तो हर्यक वंश में जो है इन शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। चलिए अब एक एक करके जो है सभी शासकों के बारे में जो जो जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती है, उन सभी को जो है पूरे ट्रिक्स के साथ आसानी से समझने वाले हैं। सबसे पहला शासक देखते हैं हम जो है हर्यक वंश का। इसी वंश को जैसे कि मैंने बताया, इसी वंश को कहा जाता था पितृहंता वंश, इसको जो है कहा जाता था। 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक इसने जो है शासन किया था। हर्यक वंश के प्रथम शासक के रूप में आते हैं पहला बिंबिसार, और इन्होंने जो है 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने जो है शासन किया था। चलिए अब जो है बिंबिसार के बारे में जो जानकारियां हैं उसको जो है देखते हैं। काफ़ी आसान तरीके से इसको जो है समझने वाले हैं। सबसे पहला, मगध साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार को जो है यहाँ पर कहा जाता है। इसी का उपनाम श्रेणिक था, जो कि हमको जैन साहित्य में इसके नाम का जो उल्लेख देखने को मिलता है। राजधानी इसने बनाया था राजगृह को। कहाँ की राजधानी? यदि तो मगध की जो राजधानी है इसने बनाया था राजगृह को। आज का ये जो है राजगीर बिहार के अंतर्गत ये जो है आता है। विशेष रूप से अपने राज्य के विस्तार के लिए इसने जो है त्रियक नीति अपनाई। इसको काफी अच्छे तरीके से आपको समझना है। बिंबिसार क्या करता था? अपने राज्य के विस्तार के लिए जो है त्रियक नीति अपनाता था। त्रियक नीति में क्या करता था? पहला वो जो है युद्ध करता था, दूसरा करता था विवाह और तीसरा करता था मैत्री भाव। चलिए अब इसको जो है समझते हैं। ये जो है अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, राज्य के विस्तार के लिए सबसे पहले क्या करता था? युद्ध करता था। जहां जहां से इसको युद्ध करने की आवश्यकता पड़ती थी वहां वहां से ये जो है युद्ध कर लेता था। कौन? बिंबिसार। जहां पर इसको जो है विवाह करने की जरूरत होती थी वहां से ये जो है विवाह कर लेता था, और दहेज में इसको जो है काफी सारे जो साम्राज्य हैं वो प्राप्त हो जाते थे। तीसरा चीज मैत्री भाव, आसपास के राज्यों से, आसपास के जो राजाओं से काफी जो है मैत्रीतापूर्ण जो मैत्री भाव है या फिर आसपास के राजाओं से जो है मित्रता कर लेता था, जिससे जो है काफी पावरफुल बन जाता था। तो त्रियक नीति अपनाता था, युद्ध, विवाह और मैत्री भाव। इसको आपको जो है याद रखना है। अगली चीज यहाँ पर यह है, 15 वर्ष की आयु में जो है मगध साम्राज्य का जो है बागडोर संभालता है, और टोटल 52 वर्षों तक ये जो है शासन करता है अपने राज सिंहासन पर। कौन? बिंबिसार। और ये जो है प्रथम शासक हुए हैं हर्यक वंश के। बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध के मित्र और संरक्षक भी थे, और साथ ही साथ बेलूवन नामक जो उद्यान है बुद्ध के इन्होंने जो है दान में दिया था। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक चीज आपको नोट करके लिखना है, नोट कर लेना है कि ये जो बिंबिसार है उसने जो है वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन वैशाली को ये जो है जीत नहीं पाता। इसको जो है अभी ध्यान में रखिएगा, आगे हम इसके बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे। तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो बिंबिसार है विवाह करके, युद्ध करके और मैत्री भाव से, तीनों तरीके से त्रियक नीति अपना करके जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। अब देखते हैं कौन कौन से इन्होंने किससे किससे जो है विवाह किया था। तो पहला विवाह यदि हम देखें बिंबिसार का, तो पहला विवाह किया था इसने कौशल देवी के साथ। इसकी पहली पत्नी का नाम है कौशल देवी, और कौशल राज की पुत्री, और ये जो है प्रसेनजित की बहन थी। कौन? कौशल देवी जो है कौशल राज की पुत्री, और साथ ही साथ ये जो है प्रसेनजित की बहन थी। और इससे इसको क्या क्या बेनिफिट्स हुआ, क्या क्या लाभ हुआ? तो कौशल राज्य से इसकी जो है अच्छी खासी मित्रता हो जाती है बिंबिसार की, जब ये जो है कौशल देवी के साथ विवाह करता है। दूसरा चीज, काशी क्षेत्र का इसको जो है राजस्व दे दिया जाता है दहेज के रूप में। इसके जो ससुर जी रहते हैं वो बोलते हैं कि आप जो है काशी का जो क्षेत्र है वो जो है आज से आपका हो जाता है। आप जो है मेरी पुत्री को ले जा रहे हो, तो आप जो काशी का जो क्षेत्र है उसका राजस्व आज से आपका हो जाता है। तो ये जो दो बेनिफिट्स हैं कौशल देवी से विवाह करके बिंबिसार को जो है प्राप्त हो जाता है।
दूसरा विवाह करता है ये जो है चिलन्ना से। ये जो है वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी, इसको भी आपको जो है याद रखना है। वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी चिलन्ना, ये जो है दूसरी पत्नी थी किसकी, बिंबिसार की। और ये जो है क्या करता है, जो चिलन्ना से जो है काफी प्रेम करता था बिंबिसार, तो इसी के कहने पर ये जो है जैन धर्म को अपना लेता है। और इससे क्या क्या बेनिफिट होता है, तो लिच्छवियों से इसको जो है अच्छी तरह से मित्रता हो जाती है। और चिलन्ना के गर्भ से ही अजातशत्रु का जन्म होता है। अजातशत्रु यानी कि बिंबिसार के पुत्र का जन्म होता है चिलन्ना के गर्भ से। तीसरा विवाह करता है ये जो है क्षेमा, जो कि पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। जब इससे विवाह करते हैं तो पंजाब का जो क्षेत्र है उससे भी इसकी अच्छी खासी मित्रता हो जाती है। तो विवाह करके, युद्ध करके और मैत्री भाव से, तीनों तरीके से त्रियक नीति अपना करके जो है अपने राज्य का विस्तार करता था। आई होप आपको ये सारी जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो है युद्ध द्वारा अंग और चंपा को जीता है, मगर और क्या करता है, अपने साम्राज्य में जो है मिला लेता है। इसी समय यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, जब जो है बिंबिसार क्या कर रहा था, जब जो है बिंबिसार जो है शासन कर रहा था, तो अवंती के राजा जिसका नाम था प्रद्योत, चंड प्रद्योत नाम के एक राजा, वो जो है क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अब क्या करते, जैसे ही बीमार होते हैं तो बिंबिसार को जब पता चलता है कि ये जो अवंती के राजा हैं चंड प्रद्योत, वो जो है बीमार हो गए हैं, तो ये क्या करता है, अपना राज्य वैद्य जिसका नाम था जीवक, यहाँ पर इसके राजवैद्य जीवक का नाम आपको जो है याद रखना है। इसका एक राजवैद्य था, किसका राजवैद्य, बिंबिसार का राजवैद्य जिसका नाम था जीवक। इसको कहाँ भेज देता है, वो जो है अवंती के राजा चंड प्रद्योत के पास भेज देता है उसका इलाज करने के लिए। और अवंती से इसकी जो है अच्छी खासी यहाँ पर मित्रता हो जाती है। मतलब काफी सारे जो वैद्य लोग थे पूरे तरीके से हार मान गए थे कि इसका जो इलाज है कभी भी नहीं होगा ऐसा करके, लेकिन बिंबिसार क्या करता है, इसी का फायदा उठाता है, अपने राजवैद्य जीवक को जो है भेज देता है इसके इलाज करने के लिए। और जो जीवक है काफी अच्छे तरीके से जो है अवंती के राजा प्रद्योत का जो है इलाज कर लेता है, और काफी अच्छे तरीके से जो राजा है वो ठीक हो जाते हैं। तो इससे जो है अवंती से काफी अच्छे तरीके से इसकी जो मित्रता है वो भी हो जाती है। अब इसी के बाद एक चीज यहाँ पर आपको समझना है कि जब जो है अजातशत्रु बड़ा होता है और बिंबिसार क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, तो सत्ता की लालच में आकर के जो है अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की क्या कर देता है, हत्या जो है कर देता है। अजातशत्रु ने जो है 492 ईसा पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर जो है बैठ जाता है। मतलब बिंबिसार जब जो है शासन कर रहा था तो उसी का जो बेटा है, यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये जो अजातशत्रु है हत्या कर देता है किसका, बिंबिसार का, और वो जो है राजगद्दी पर बैठ जाता है, मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है 492 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बिंबिसार का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगला शासक बनता है हर्यक वंश का, कौन बनता है, तो बनता है आपका अजातशत्रु। चलिए अब जो है अजातशत्रु के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। अजातशत्रु जो है द्वितीय शासक बना हर्यक वंश का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर्यक वंश को कहा जाता था पितृहंता वंश। तो बिंबिसार की हत्या के बाद अजातशत्रु अपना ये जो है नया शासक बनता है, द्वितीय शासक बनता है हर्यक वंश का। इसी कारण से इसको जो है पितृहंता भी कहा जाता है, आपको इसको याद रखना है। किसको पितृहंता कहा जाता है, तो अजातशत्रु को जो है पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने जो पिता है बिंबिसार उसकी हत्या करके जो है शासक बना था। तो अजातशत्रु को जो है पितृहंता यहाँ पर कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसने जो है 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये जो है काफी अच्छा शासक रहा। तो अजातशत्रु का अर्थ यदि आपको पूछे तो अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका भी उपनाम है कुनिक करके, और इसने अपनी राजधानी बनाया था राजगृह को। अगला चीज देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार ने जो है वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन उसको जो है जीत नहीं पाता। तो यहीं पर जब अजातशत्रु जब शासन करने के लिए आता है तो वो जो है सोचता है कि मेरे पिताजी यानी जो बिंबिसार है उसने जो है वैशाली पर आक्रमण किया था लेकिन उसको जीत नहीं पाया। ऐसा करके वो जो है अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए फिर से ये क्या करता है, वैशाली पर आक्रमण करता है। वैशाली पर आक्रमण करने के लिए ये जो है अपने मंत्री जिसका नाम था वत्सकार, इसकी मदद से जो है क्या कर लेता है, वैशाली पर लिच्छवियों पर जो विजय है वो प्राप्त कर लेता है अजातशत्रु। और
इसमें आपको एक चीज इसमें ध्यान देना है, इसने जो है महाशिला कंटक और रथ मूसल, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं महाशिला कंटक और रथ मूसल नाम के दो जो हथियार है उनका प्रयोग करता है, और इन्हीं हथियारों के प्रयोग से वो जो है वैशाली के लिच्छियों पर जो है विजय प्राप्त कर लेता है। कौन? अजातशत्रु। जैसा कि आपने जो है बाहुबली मूवी में जो देखा होगा, तो यही जो हथियार है ये जो है प्रयोग करता है, जिसका नाम था महाशिला कंटक और दूसरा रथ मूसल। दोनों हथियारों की मदद से ये जो है लिच्छवी पर विजय प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर इसके मंत्री का नाम आपको जो है याद रखना है, इसके मंत्री का नाम था वत्सकार। इसकी मदद से जो है लिच्छवियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। काशी और वज्जी संघ को ये जो है जीतता युद्ध के माध्यम से। अजातशत्रु का युद्ध जो है कौशल के राजा प्रसेनजीत से हुआ, जिसमें जो है अजातशत्रु क्या हो जाता है? जीत जाते हैं। अब ये जो है युद्ध करते थे और अपना साम्राज्य का विस्तार है वो किया करते थे। उसी टाइम क्या होता है, इसका जो युद्ध है होता है प्रसेनजीत से, और उस युद्ध में जो है अजातशत्रु की जीत होती है। तो प्रसेनजीत क्या करता है, अपनी जो पुत्री है उसका विवाह किससे कर देता है? अजातशत्रु के साथ ये जो है कर देता है। प्रथम बौद्ध संगीति इसी समय पर यानी कि 483 ईसा पूर्व में कहा किया गया था, राजगृह में हुआ था। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं प्रथम बौद्ध संगीति इसी के समय पर यानी कि 483 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? राजगृह पर। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप जो है वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करने हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। हमारी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से संचालित होती है, दोनों माध्यमों से आप जो है हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए अब जो है इसका द्वितीय शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद जो है उसका बेटा आता है उदयन। उदयन भी क्या कर देता है? अपने पिताजी की हत्या कर देता है, और 32 वर्षों तक शासन करने के बाद उसका बेटा उदयन जो है अजातशत्रु की हत्या करके क्या बन जाता है? हर्यक वंश का अगला जो शासक है वो जो है बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जो है नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक शासक क्या कर रहा है? अपने पिताजी की हत्या करके जो है क्या कर रहा है? शासक जो है बनते जा रहे हैं। इसी कारण से जो हर्यक वंश है उसको क्या बोला जाता है? पितृहंत वंश के जो है नाम से जाना जाता है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अब अगले शासक के बारे में देखते हैं। अगला शासक तृतीय शासक आएगा आपका उदयन। इन्होंने जो है 461 से लेकर के 445 ईसा पूर्व तक इन्होंने जो है शासन किया था। पिता की हत्या करने के कारण इसे भी जो है पितृहंता कहा जाता है। इसने भी जो है जो उदयन है उसने भी क्या किया था? अपने पिताजी की हत्या किया था। इसी कारण से इसको भी क्या बोला जाता है? पितृहंता भी इसको जो है कहा जाता है। ये जो उदयन था जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को जो है मानता था। इसने अपनी राजधानी किसको बनाता है? ये जो है अपनी राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र को। लेकिन जो बिंबिसार है और जो अजातशत्रु है उसने राजधानी बनाया था राजगृह को। लेकिन जैसे ही उदयन शासन करने के लिए आता है तो राजधानी चेंज कर देता है, किसको बना देता है? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना देता है। क्यों? क्योंकि ये जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था, इसी कारण से जो है अपनी राजधानी जो है चेंज कर देता है। यहाँ पर देखिए उदयन के बाद जो है उसके कमजोर उत्तराधिकारी क्रमशः जो है अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने ये जो है क्या किया था? शासन किया था। अब जो है इसके अंतिम जो शासक हैं जिसको देखते हैं, जिसका नाम था नागदशक। ये जो है 412 ईसा पूर्व तक जो है शासन करता है। ये जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा है नागदशक। काफी जो है अयोग्य शासक रहा। अयोग्य शासक होने के कारण से जो है नागदशक की हत्या उसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी, और शिशुनाग वंश की जो है स्थापना ये जो है करता है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं जब जो नागदशक था काफी अयोग्य शासक था, इसी का फायदा उसके सेनापति ने उठा लेता है, जिसका और वो क्या करता है? उसके सेनापति का नाम था शिशुनाग, और वो जो है शिशुनाग वंश की जो है स्थापना करता है। और यहाँ पर हर्यक वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो हमने पूरी तरीके से हर्यक वंश को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। चलिए अब जो है हम शिशुनाग वंश के बारे में यहाँ पर देखते हैं। अगला जो वंश आएगा आपका शिशुनाग वंश आएगा। इसने जो है 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था कौन? शिशुनाग। इसने जो है अवंती और वत्स राज्य पर जो है अधिकार करके उनको जो है अपने साम्राज्य में जो है मिला लेता है। साथ ही साथ ये जो है क्या करता है? वैशाली को अपनी जो राजधानी है वो बनाता है। बंगाल से मालवा तक का जो भूभाग है अपने पूरे साम्राज्य में जो है क्या कर लेता है? मिला लेता है। कौन? शिशुनाग। ये जो है शिशुनाग वंश के प्रथम शासक थे। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है कालाशोक गद्दी पर बैठता है। मतलब जैसे ही शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा आता है जिसका नाम था कालाशोक। वो जो है मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं ये जो है शिशुनाग है। शिशुनाग की जैसे ही मृत्यु होती है तो उसका जो बेटा है कालाशोक जो है मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है।
अगला आप शासक कौन आ जाएगा, तो द्वितीय शासक आ जाएगा कालाशोक। यहाँ से जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके बनते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इसको जो है समझते जाने हैं। इसको जो है काकवर्ण भी कहा जाता था। जो कालाशोक है उसको बोला जाता था काकवर्ण। इसने जो है 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। वैशाली के स्थान पर पुनः जो है पाटलिपुत्र को राजधानी जो है बना लेता है। इसके पिताजी जो नाग दशक जो सॉरी सर एक मिनट, शिशुनाग, ठीक है, इसको कट कर देना सर थोड़ा सा। इसके जो पिताजी थे शिशुनाग, उसने क्या किया था, वैशाली को राजधानी बनाया था। लेकिन जैसे ही कालाशोक शासन करने के लिए आता है, फिर से ये जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लेता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में कहां पर किया गया था, वैशाली में किया गया था। जब जो है कालाशोक शासन करता है, इसी के टाइम पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है, और ये आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व में कहां पर, वैशाली में। कालाशोक ने जो है लगभग 28 वर्षों तक ये जो है शासन किया मगध पर, और कालाशोक के जो है 10 पुत्र थे, टोटल इसके 10 पुत्र थे। 22 सालों तक ये जो है शासन करते हैं। और इसी का जो अंतिम शासक आता है आपका नंदीवर्धन। जैसे शिशुनाग वंश के यदि आपको अंतिम शासक पूछेगा तो आपको याद रखना है, इसके अंतिम शासक कौन आएंगे, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन भी काफी जो है अयोग्य शासक रहा, तो इसकी हत्या जो है महापद्मन नामक व्यक्ति ने जो है कर देता है, और शिशुनाग वंश का पूरी तरीके से अंत करके क्या करता है, नंद वंश की यहाँ पर स्थापना कर देता है। तो यहाँ पर फिर से जो है शिशुनाग वंश की समाप्ति हो जाती है, और एक नया वंश कौन सा आता है, नंद वंश यहाँ पर आता है। तो चलिए अब जो है हम नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो वंश है नंद वंश है। नंद वंश के प्रथम शासक थे महापद्म नंद। इसके बारे में भी अच्छी खासी आपको जो है यहाँ पर ध्यान से इसको जो है समझते जाइएगा। इसने जो है कलिंग को जीत करके जो है एकराट की उपाधि इसने जो है धारण किया था। किसने, महापद्म नंद ने। महापद्मनंद को जो है मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक इसको जो है माना जाता है। महापद्मनंद के जो है 8 पुत्र थे, और धनानंद जो है नंद वंश का जो है अंतिम शासक था। महापद्मनंद को जो है भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार भी यहाँ पर कहा जाता है। साथ ही साथ इसको जो है क्षत्रियों का नाश करने के कारण सर्व क्षत्रिय हंता भी कहा जाता है। कौन कौन सी उपाधियां हमने देख लिया, एकराट की उपाधि देख लिए, सर्व क्षत्रिय हंता की उपाधि देखा, और भार्गव की उपाधि देखा। यदि आपको इसको याद करना है तो यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं ए बी सी का। ए से आपका हो जाएगा एकराट, बी से हो जाएगा आपका भार्गव, और सी से हो जाएगा आपका सर्व क्षत्रिय हंता। तो ये सारी की सारी जो उपाधियां हैं महापद्मनंद की थी, नंद वंश के पहले शासक की। तो इस तरह से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका द्वितीय शासक आता है धनानंद। कौन से वंश का, नंद वंश का जो द्वितीय शासक आता है धनानंद। इसको जो है धन इकट्ठा करने का काफी जो है व्यसन था। ये जो है काफी खूब मात्रा में धन इकट्ठा करता था। धनानंद को जो है अग्रमीज और जैंद्रमीज इसको जो है कहा गया है, संबोधित इसको जो है किया गया है। इसी के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर क्या करता है, भारत के पश्चिमी तट पर जो है आक्रमण कर देता है। जब जो है धनानंद शासन कर रहा था, इसी के शासनकाल में जो है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है भारत के पश्चिमी तट पर आक्रमण करता है। अब जो चाणक्य रहते हैं वो क्या करते हैं, सिकंदर को रोकने का प्रस्ताव लेकर के जो है किसके पास जाते हैं, धनानंद के पास जाते हैं। लेकिन धनानंद क्या करते हैं, चाणक्य जो है अपना अपमान जो है कर देता है भरी सभा में। उसका जो चोटी वगैरह है उसको जो है पूरी तरीके से खींच देता है। अब चाणक्य को यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं जो है नंद वंश का समाप्त नहीं करूंगा, नंद वंश की जो है समाप्ति नहीं करूंगा, तब तक मैं जो है अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। ऐसा करके जो है प्रतिज्ञा करता है और उसके दरबार से चला जाता है। इसके बाद चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है क्या करता है, धनानंद को जो है पूरी तरीके से परास्त करता है, और नंद वंश को पूरी तरीके से खत्म करके क्या करता है, मौर्य वंश की जो है नींव रखता है। और इसी के साथ ही मौर्य वंश यहाँ पर शुरू हो जाता है और नंद वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है यहीं तक हम जो है रखते हैं। अगली वीडियो हम जो है मौर्य वंश के ऐसे ही पूरी तरीके से कंप्लीट इसका जो सीरीज है वीडियो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। आई होप आपको सारी जो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है, और हमारे जो संस्था है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं।